हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे सीटेट 2021 के पेपर को, जिसमें हम लिए हैं आज के पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कैसे प्रश्न आते हैं, क्या इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोई ट्रिक भी होती है? पूरे सीटेट एग्जाम में इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन बगैर पढ़े सही हो सकते हैं। कैसे, वो अभी हम आपको बता रहे हैं पेपर सॉल्व करते समय। और 2021 का पेपर यह है, और ऐसे पेपर प्रश्न भी देख सकते हैं कि आप ऐसे आता है कि कैसे प्रश्न आते हैं सीटेट में, और ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पूरा पेपर होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं सर ट्रिक क्या है, जो हम सबसे पहले देख लेते हैं। उन प्रश्नों को इस्तेमाल करके अभी आपको दिखाएंगे भी। सीटेट एग्जाम कहता क्या है कि आप सीटेट भैया पास करने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। अब सीटेट की सर ट्रिक क्या है, नोट कर लीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस कोई होगा तो यही ट्रिक बताएगा कि सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए आपको करना क्या है। जो ऑप्शन अभी आपको मिलेंगे, अभी उसमें करना क्या है, आंसर कौन नहीं हो सकता, उत्तर आपको देना है। भाई प्रश्न पढ़ेंगे, क्या देंगे, उत्तर देंगे। तो उत्तर कौन सा नहीं हो सकता, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। अगर केवल वाला कहीं मिल जाए, केवल ऑप्शन अगर दिया जाएगा पेडागोजी में, तो वह सदैव गलत होगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। अगर कहीं एकमात्र दिया गया कि एकमात्र ही उद्देश्य है, एकमात्र निर्णय है, कुछ भी दे दिया जाए, अगर एकमात्र लगा है तो आपका उत्तर नहीं होगा। अगर ये ट्रिक हो गई दो। अगर कहीं आपको ही मिल जाता है, ही, वह भी आपका गलत हो जाता है, ही भी गलत हो जाएगा। तो 3 ट्रिक नोट किया। केवल अगर मिल जाए तो गलत होगा, एकमात्र कहीं मिल जाए तो गलत होगा। अगर ये ट्रिक नहीं मिल रही है तो आपको 3 उत्तर देखने हैं, एक जैसे उत्तर। अगर 3 एक जैसे हैं तो चौथा क्या होगा, अलग होगा। इस तरह आप प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे प्रश्न सदैव गलत होते हैं। अब पहला ही प्रश्न आपकी इस पर है, जो काफी समझने का प्रयास कीजिएगा। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या चाहिए? भाई एक अध्यापक को क्या चाहिए जो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित अगर करना है? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी हों, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए, विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। अब यहां पे आपको क्या करना है, सीटेट कहता क्या है भैया, गलत आंसर नहीं देना है, नकारात्मक उत्तर आपको नहीं देना है। तो नकारात्मक बता दिया, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करेंगे तो ये सबसे पहले आपका गलत हो जाएगा, अगर गलत करने की बात आएगी। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना, या विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। अब भाई मुद्दों पर क्या है, बातचीत टालने की बात आ रही है, मतलब इग्नोर किया जा रहा है, तो यह भी नकारात्मक सेंस लिया जा रहा है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए। इसी तरह आप प्रश्न को हल करेंगे। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना, या विविध व्यवस्थाओं के उदाहरण लेने चाहिए। अब इसमें आप सोचिएगा कौन सा हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हैं तो एक अध्यापक को विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। ट्रिक का भी उपयोग भी लगेगा, जो हमने ट्रिक आपको बताई है कि समस्या समाधान क्षमताओं का किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। जो आपकी समस्या समाधान होंगी, उन क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। पूछा क्या गया है, समरूपों का इस्तेमाल बढ़ावा करके, विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा करके, या लगातार अभ्यास एवं कार्यान्वयन पर जोर दे करके, या समस्याओं के हल करने हो स्थायी प्रक्रिया का बढ़ावा दे करके। अब देखिएगा इसमें आप प्रश्न को उत्तर कैसे देंगे। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, या डर की भावना पैदा करके, या कार्यान्वयन पर जोर दे करके, या स्थायी प्रक्रिया को बढ़ावा दे करके। इसमें उत्तर तो आपको हम बता देते हैं, समरूपों का इस्तेमाल करके बढ़ावा दे करके होगा। लेकिन इसमें ये सभी आपके हो जाते हैं गलत, क्योंकि डर की भावना उत्पन्न कर रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है। निगेटिव सेंस में छात्र के प्रतिपेक्ष में उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम वह गलत हो जाता है। लगातार अभ्यास कार्यान्वयन पर जोर देना, या भी आपको मतलब लगातार अभ्यास छात्र से करवा रहे हैं तो क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के। नेक्स्ट देखिएगा, जो इसमें नहीं का ऑप्शन दिया गया है, देखिए आपका अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये लगा भी है क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना,
शिक्षा शास्त्र को आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, रचनात्मक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, यह प्रश्न आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, देखे हुए उत्तर आप दे सकते हैं। सर शैक्षिक योजना बनाना चाहिए तो अध्यापक को करना ही चाहिए, अधिगम की कठिनाइयों को जूझने छात्रों को जरूरत को ध्यान रखने के लिए दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर आपको पता हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल की बात कर दी गई, जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए छात्रों, मतलब जटिल हो जाएगा भाई, आसान में हमें बताना है, जटिल नहीं बताना है। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर बताइएगा, सृजनात्मक की पहचान करने के लिए सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है बताइए। अति सक्रियता या असर्थकता या आपका कम परिज्ञानता बोधकता या अपसारी चिंतन, क्या होगा भाई बताइएगा। इसका प्रश्न का उत्तर दीजिएगा चौथा नंबर का कि सृजनात्मक क्या होता है भाई। 4 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा तो अपसारी हो जाएगा, यहां पर होगा क्या, अपसारी चिंतन होगा। अपसारी चिंतन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कोई प्रश्न पूछा तो आपने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने सोच विचार के आधार पर उस प्रश्नों के कई उत्तर दिए हमको, क्या दिए, चिंतन के आधार पर अपने क्या है, चिंतन करके दिया प्रश्न को उत्तर। मतलब एक प्रश्न हमने आपको दिया, आपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर अनेक तर्कों को रखा, वह तर्क आपने चिंतन के आधार पर किया तो क्या होते हैं, अपसारी चिंतन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपसारी चिंतन हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, अपसारी चिंतन होता क्या है, एक प्रश्न के अनेक तर्कों के आधार पर अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर उत्तर को देना हो जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम बताना है भाई, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल को दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। आखिर होगा क्या, 5 नंबर का आंसर देना है। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के आप अवलोकन करेंगे तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। अनुकरण या नकल दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो ये भी यंत्रवत, अगर दंडवत दे दे, यंत्रवत दे दे तो तुरंत गलत हो जाता है। अब अनुकरण या नकल को दोहराना हो जाएगा या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना हो जाएगा। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, तो संबंध की बात की जा रही है। सर्व अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा है तो संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक अध्यापिका होती है जो, तो उसे क्या करना चाहिए, इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां जो हैं करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के, अब देखिएगा प्रश्न को नोट कीजिएगा, अभी हमने ट्रिक जो बताई थी उस ट्रिक का प्रयोग आपका आ चुका है। इस प्रश्न में आपको ट्रिक का उपयोग होगा। सर हमने क्या कहा था कि प्रश्न में अगर कहीं केवल मिल जाए तुरंत गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा केवल मिला है तो अधिगम, ये केवल आपको पहले ही काट देना है। इसके आधार पर दंड की मात्रा हमने कहा, सर करना क्या है आपको कि गलत आंसर नहीं देना है, नकारात्मक उत्तर नहीं देना है, तो दंड की मात्रा को निर्धारित करती है, गलत हो जाएगा। सर त्रुटियों की समझ हो, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया अर्थपूर्ण है या इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करती है। भाई अलग की भावना अलग कर रही है तो ये अलग वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, सर 4 नंबर हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन विधि अध्यापन की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाएगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया आपको, नकारात्मक उत्तर नहीं देना है, गलत सेंस नहीं देना है, छात्र के पक्ष में आपको रहना है। सीटेट एग्जाम यही कहता है कि आप छात्र के साथ रहें और आपको गलत उत्तर नहीं देना है। गलत मान लीजिए, गलत भावना से उत्तर नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे अभी दिया गया था दंड की मात्रा को निर्धारित, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है छात्र को आपको। और क्या करना है, केवल वाले प्रश्न जितने होंगे वह सभी आपके गलत आंसर में आते हैं। तो केवल देखिए हमने पहले ही काट दिया, अभी और आपको प्रश्न मिलेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। अब देखिएगा अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, यंत्रवत याद करने पर जोर दे करके, बच्चों को दंड दे करके, प्रवणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। अब देखिएगा इस प्रश्न को आप अगर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो कर लेंगे। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, वही अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपको वही आप CW HW बार बार होमवर्क, क्लास वर्क, होमवर्क दे रहे हैं।
मतलब वही कार्य आप दे देंगे कि वही करके लाओ, यही करके लाओ, तो एक दंड ही देना हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? दंड ही देना। आसान क्रियाकलाप देना, तो आसान क्रियाकलाप नहीं देंगे। यंत्रवत याद करवाएंगे, हमने कहा कि भाई दंड दे रहे हैं, यंत्र दे रहे हैं, यंत्र द्वारा दंड दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देंगे, गलत हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। गुणवत्ता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी के लिए एक आपको बताना है सही कौन सा होगा। शर्मिंदगी बच्चों अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने हेतु प्रभावशाली है, के प्रभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करनी चाहिए, संज्ञान का कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें बताइए शर्मिंदगी क्या होगा? तो शर्मिंदगी का जो होता है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्मिंदगी का, किस पर पड़ेगा? संज्ञान पर पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम का संरचनात्मक विचार सुझाव देता है। अधिगम क्या होता है भाई? अधिगम आपने पढ़ा रखा है, लर्निंग होता है। लर्निंग क्या है? लर्निंग आपका ही अधिगम इंग्लिश में कहते हैं। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं अधिगम पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके राइटर जैसे जीन पियाजे काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके 2-4 प्रश्न मिलेंगे जीन पियाजे से। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह है, सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण वयस्कों पर निर्भर होते हैं। 9 नंबर का आंसर देना है, बच्चे के संदर्भ में देना है। ब्रूनर का सिद्धांत अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको क्या बताया है भाई? ब्रूनर का सिद्धांत संरचनात्मक सिद्धांत जो होता है उसे अन्वेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। और वही संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है कि विचार सुझाव क्या देता है, तो सुझाव क्या देता है? वो निर्भर नहीं बताना है आपको, तो वयस्कों पर निर्भर होते हैं, गलत हो जाएगा। बच्चों की कोई भूमिका अर्थात निर्भर होते हैं। देखिए अभी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि एक समान जब उत्तर मिले तो क्या करना है, जब आप कुछ ना जान पाए तो एक समान ढूंढिए। कि तीनों में सीटेट एग्जाम में जो ऐसा होता है कि विशेषता होती है। अब जब विशेषता आपने देख ली, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। भाई निर्भर होते हैं तो मतलब क्या है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं है। अगर हम निर्भर हैं आप पर तो हमारी कोई भूमिका नहीं है, तो बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर हैं। अब देखिएगा बच्चों की कोई भूमिका नहीं, एक ही सेंस तो लग रहा है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर, चाहे वयस्कों पर निर्भर हो, चाहे पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर हो, चाहे कोई भूमिका ना हो, एक ही सेंस लग रहा है। तो आपका बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपका 9 नंबर का फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए धारणा पूछिए, कौन सी धारणा आपकी उपयुक्त है? समझ में आ रहा हो बताइएगा कि बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर उपलब्ध करवाए जाए इसी तरह, तो सही हो जाएगा। कौन सी धारणा अप्रयुक्त कौन सी है? तो अधिगम के लिए प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित होती है, योग्यता सुधारी होती है, योग्यता स्थायी होती है। इसमें 10 नंबर का आंसर दीजिएगा क्या होगा भाई? योग्यता क्या थी? आप 10th में भी वही चीजें जान रहे थे, आप 12th में भी वही जान रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया तब भी वही जान रहे हैं, बीएड बीटीसी किया तब भी वही जान रहे हैं। तो क्या योग्यता तो स्थायी नहीं होती है, गलत हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित होती है। भाई असफलता क्या होती है? अनियंत्रित होती है। असफलता क्या होती है? अगर मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम को पढ़ रहे हैं, सीटेट एग्जाम को पढ़ रहे हैं तो पास तो हो ही जाएंगे, पास तो होंगे ही, तो अनियंत्रित कैसे हो गई भाई? नियंत्रित में आ गई, नियंत्रित कर लेंगे आप कि आप तो पास हो जाएंगे। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहता है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रयास कीजिए आपका फर्क पड़ेगा, या भी गलत हो जाएगा। योग्यता क्या होती? सुधार होती, मतलब योग्यता में बदलाव कर सकते हो आप। तो क्या योग्यता सुधार होती? आप इस प्रश्न को आपकी ही तरह में आंसर दे रहे हैं, यह नहीं है कि हम बिल्कुल, आप देखिए पढ़ के ये आंसर सोच समझ के देना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के सहायक होती है? संकल्पनात्मक जो होता है, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगी। अब भाई बढ़ोतरी करना है संकल्पनात्मक में, और परिपाटी को विद्यार्थियों की संकल्पना में जो करना है, वृद्धि करना है, तो कौन सी परिपाटी सहायक होगी? 11th का आंसर आपको देना है। सर होगा क्या? बारंबार परीक्षाएं करवाएंगे तब उनकी बढ़ोतरी होगी, या अन्वेषण या संवाद करवाएंगे, या प्रतिस्पर्धा करवाएंगे, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र करवाएंगे? तो हम आपको बता दें उनके बीच क्या करवा दीजिए, संवाद करवा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक ले लिया तो वाद करवा दिया, संवाद करवा दिया। जैसे मान लीजिए जीएसटी ले लिया टॉपिक, तो जीएसटी टॉपिक ले लिया, जीएसटी के बारे में लोगों के समूह में संवाद करवा दिया कि भाई थोड़ा थोड़ा सब तैयार कर लिया, तो जीएसटी के बारे में पूरा संवाद
पूरी जानकारी हो जाएगी। तो जानकारी हो जाएगी, हमने आपको उदाहरण दिया, तो अन्वेषण व संवाद द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कैसे होगी? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों से प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या वह आंतरिक रूप से प्रेरित हो। अब मतलब क्या है, आज सामाजिक हो तो भाई आप तुरंत सीख लेते हैं। सूचना जो विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, बहुत रूपों में, अलग अलग रूपों में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तब भी कठिनाई हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? कठिनाई हो जाएगी। सर वह आंतरिक रूप से प्रेरित हो, आंतरिक रूप से मतलब आंतरिक हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन सूचना अलग अलग टुकड़ों में की जाए तो वह क्या हो जाती है कि वह बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम बता दें आपको, सर सीटेट में जो है 30 नंबर 150 नंबर आता है। अब हम आपको ना बताएं कि कैसे कैसे आएगा तो कैसे बता देंगे, हम कहेंगे 30 एक आता है, 30 एक आता है, तो कुछ अधूरी जानकारी रह जाएगी। तो अधूरी क्या रह जाएगी? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? क्रम बता दीजिए कि अधिगम आप किसमें सर्वोत्तम स्थिति में होगा, आप लर्निंग जो होगा आपका किसमें सर्वोत्तम स्थिति में होगा? मध्यम उत्तेजना में, कोई उत्तेजना नहीं, उच्च उत्तेजना, निम्न उत्तेजना। 13 का आंसर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम उत्तेजना और कोई भय नहीं। अधिगम सर्वोत्तम स्थिति में जब होगा जब मध्यम उत्तेजना होगी। ये नहीं है कि भाई आप फुल कॉन्फिडेंस में उत्तेजना भरी पड़ी है कि आप सीख ही लेंगे, अधिगम कर लेंगे, तो नहीं, कोई भय नहीं होना चाहिए और मध्यम होना चाहिए, ना बिल्कुल हाई होना चाहिए, ना निम्न होना चाहिए, ना कोई उत्तेजना नहीं होगी। आपको उत्तेजना थी कि हम आपको देखें कि प्रीवियस ईयर में सीटेट का कैसे प्रश्न आता है, तभी तो आप देखें तो मध्यम उत्तेजना थी। अगर आपको हाई उत्तेजना हो जाती, भाई बिल्कुल चाहिए तो कितनी जल्दी स्पीड, कोई भय भी नहीं होना चाहिए, तो मध्यम उत्तेजना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रत्यारोपित किया जा सकता है? अब देखिएगा, इस प्रश्न को आप हमारी ट्रिक से आंसर दीजिए कि केवल वाला गलत होता है। सर केवल वाला गलत होता है, केवल वाला गलत होता है, केवल वाला गलत होता है, नकारात्मक उत्तर गलत होता है। नकारात्मक उत्तर हमने बताया जो गलत होगा वह गलत हो जाएगा, जो निगेटिव होगा। अब सर सही क्या हो गया? आप ऐसे दे दिए, हमने प्रश्न को नहीं पढ़ा, प्रश्न को नहीं पढ़ा, आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं। आप प्रश्न पढ़ लीजिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर। नेगेटिव आ रहा है भाई, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक कार्य के दौरान साइना जो है स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? भाई जो साइना है वह स्वयं बात करती है कि जो कार्य वह कर रही है उस पर कैसे प्रगति करेगी। लेओ वाइगोत्स्की के भाषा एवं चिंतन के सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? भाई व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाएगा? लियो जो है लियो वाइगोत्स्की के संदर्भ में आपको बताना है, तो 15 का आंसर दीजिएगा तो ये स्वनियमन कहलाता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे लियो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फिर इसका आंसर दीजिए। तो स्वनियमन के द्वारा कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, जैसे भाषा एवं चिंतन सोच के बारे में कर रहा है तो सोच के बारे में कर रहा है तो स्वनियमन कर सकते हैं, स्वयं सोच कर रही है। देखिएगा साइना स्वयं से बात कर रही है तो आप इस तरह ऐसे कर सकते हैं, स्वनियमन कर द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्रदान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों को विभाजित करना। भाई मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इन्होंने यह पूछा है। अब भाई मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, बताइएगा, और पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्रदान करने वाले विद्यार्थियों, उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए। तो क्या होगा? विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए या योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करने के लिए। तो सही क्या हो जाएगा? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होता है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, भाई कौन सी आवश्यकताओं की जरूरत है उन्हें तो उपलब्ध करवाया जाए, ये सही होगा, ना कि उच्च अंक के लिए, ना कि नामांकित करने के लिए, ना कि योग्यता के समूह में विद्यार्थियों को अलग अलग करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, 17 नंबर का आंसर दीजिएगा। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं कहीं जीन पियाजे आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते एक अध्यापिका
बच्चों को संकेत इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। भाई संघर्ष के दौरान अध्यापिका जो है आप क्या है, संकेत और इशारे क्या, क्यों, कैसे करती है, प्रदान करने का फैसला देती है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस लिए है? छात्रों में प्रत्याहार प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम प्रक्रियाएं अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, अधिगम स्कैन फोल्डिंग का आधारभूत संरचना का काम करेगी। 17 का आंसर दीजिएगा। तो आपको अगर लियोवात्स्की की बात आ रही है प्रतिक्रियात्मक, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका इनका नियम अगर आपने पढ़ रखा होगा, इसके फोल्डिंग जो आपका नियम है, विचार किसने दिया था? लियो वाइगोत्स्की ने ही दिया था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। क्या हुआ? रोहन रोने लगा और यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है या क्या दिखा रहा है? ये आपको बताना है। लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है। भाई उन्होंने कहा रोहन से, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं, अर्थात कह क्या रहे हैं? लैंगिक भेदभाव को कम कर रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं। ये तो पहले ही गलत हो गया आपका। लैंगिक समानता को बढ़ा रहे हैं, लैंगिक समानता को बढ़ा रहे हैं, वही अभी गलत है। लैंगिक भेदभाव को कम भी नहीं कर रहे। लैंगिक समानता, अगर भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे तब वह सही हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? लैंगिक समानता को बढ़ा रहे हैं, अभी गलत हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देते हैं। भाई कौन सी चुनौती दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भाई लड़के रोते नहीं, वो तो और बड़ा रूढ़िवादियों को बढ़ा रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा को। तो आपका 3 गलत हो गए, सही कौन सा हो गया? लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शा रहा है। जो रूढ़िवादी मतलब रूढ़िवादी परंपरा को दर्शा रहा है, मतलब जो लड़के पहले थे, जैसे आपको बुक में मिलता है कि बुक में क्या मिलता है? रोहन खेलता है, क्या करता है? रोहन खेलता है, रोहन खेलता है, रोहन खेलता है, या रोहन स्कूल जाता है, रोहन विद्यालय जाता है। और मिल जाएगा सीमा क्या करती है? सीमा क्या करती है? सीमा के लिए एक अलग काम मिल जाएगा। सीमा घर में रहती है, सीमा गुड़िया खेल रही है। ऐसे प्रश्न ऐसे मिलते हैं, ऐसे वाक्यांश क्या है? ये सब लैंगिक जो भेदभाव को बढ़ाते हैं, मतलब ये पहले से लग रहा है। तो वही रूढ़िवादी परंपरा को अगर मान लें और हम अपने शिक्षा में परिवर्तन न करें तो शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहिए। समझ में आ गई बात कि ये क्या था? ये लैंगिक रूढ़िवादियों को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अचर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। एक प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें क्या करना चाहिए? 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा का सबसे उदाहरण हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा किसने की थी? तो जॉन डीवी ने दी थी, आपको पता होना चाहिए। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत आपको पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि 4-5 राइटर आपको बिल्कुल पढ़ने अनिवार्य है। अब देखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किसको दर्शाता है? तो नैतिक विकास को ये आपको बता रहे हैं, प्रथागत को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? प्रथागत को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण की बात कर रहा है कि सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सामाजिकरण में बताइएगा कौन सा सही है। समकक्षी सामाजिकरण में प्राथमिक कारक है। परिवार क्या है? सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। परिवार तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक कारक होता है। क्या होता है? प्राथमिक होता है। भाई परिवार से ही तो आप विद्या कुछ ग्रहण करते हैं, शुरुआत में ग्रहण करते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। विद्यालय क्या है? द्वितीय कारक है, जबकि परिवार क्या है? प्राथमिक कारक है। यह आपका सही हो जाएगा। परिवार जो आपका होता है, नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक कारक होगा और विद्यालय जो होगा यह आपका द्वितीय कारक में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है या बताइएगा। गार्डनर ने सिद्धांत दिया था जिसमें बहुबुद्धि के सिद्धांत को हम जानेंगे कि बहुबुद्धि क्या होता है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। बुद्धिलब्धि केवल, अब देखिएगा केवल वाला आपका गलत हो जाएगा। हमने कहा था केवल मिल जाए, गलत हो जाएगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती।
ये निगेटिव सेंस दे रहा है, नहीं होती भाई, नहीं मिल जाए गलत हो जाता है। अब एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है और बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। 2 ऑप्शन कट कर दिए, एक ऑप्शन में उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? ये आपको 23 नंबर का आंसर देना है। सर इसमें हो क्या जाएगा? तो पूर्व संक्रिया काल जो होता है आपका कितना होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष होती है। अब पूछा गया है विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विकास का मुख्य गुण क्या होगा? तो इसमें केंद्रीयकरण ऑप्शन मिल जाए तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। विचार व सोच में केंद्रीयकरण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संबंध में कौन सा सही है? अब देखिएगा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, गलत हो जाएगा, केवल मिल गया। विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी समान होती हैं। विकास केवल, देखिए केवल फिर मिल गया, गलत हो जाता है। अब देखिए, विकास बहुआयामी होता है या विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए सभी के लिए समान होती है। 24 का ऑप्शन बताइएगा। तो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन अगर माना जाए तो विकास क्या हो जाएगा? बहुआयामी हो जाएगा। 2 ऑप्शन को तो आप ऐसे कट कर ले रहे हैं, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? प्रेरणा के महत्व पर, संतुलीकरण के महत्व पर, या सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर, या गुणारोपण पर? बताइएगा, 25 का आंसर दीजिएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सांस्कृतिक उपकरणों पर, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया में तो सांस्कृतिक उपकरणों पर देगा। जैसे सांस्कृतिक लिखा हुआ है तो सांस्कृतिक उपकरणों पर देगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के डैश में वर्णित करते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक संरचना के बारे में बता रहा है, तो आपने पढ़ा होगा, एक शब्द सुना होगा, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है भाई? तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर दिया जाता है। समावेशी कक्षा में किस पर जोर होगा? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाएगा, या अभिवेदी समरूपी निर्देश होंगे? बताइएगा, 27 का आंसर दीजिएगा। तो हर बच्चे के लिए सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना होगा। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आता है। इसमें शब्दावली उपयुक्त होती है। टेट एग्जाम में जो ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दिव्यांगजन अधिनियम कब आता है? 2016 में आता है। लेकिन निम्नलिखित में से किस शब्दावली में प्रयोग होता है? ये सीटेट एग्जाम पूछता है। तो इसमें पूछता है छात्र, विकलांग छात्र के बारे में, मंदित छात्र के बारे में, छात्र जिसका अस्वस्थ शरीर है, या शारीरिक दिव्यांगता के बारे में। तो आपको बताते हैं, जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आता है उस समय 7 प्रकार थे विकलांग होने के, लेकिन बढ़ा करके कितना कर दिया? 21 कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो 21 आयाम है विकलांगता को प्रदर्शित करने के। तो कौन से छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसे परिभाषित करता है शब्दावली। नेक्स्ट देखिएगा, जन्म से किशोरा अवस्था के बीच में जो क्रम कौन सा होता है? जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास किस रूप में होता है? देखिएगा, मूर्त अमूर्त, या सांवेदिक, या अमूर्त मूर्त सांवेदिक, या सांवेदिक मूर्त अमूर्त? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया ही परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। 30 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसको आप देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना को महत्वपूर्ण बनाता है। 30 का 2 हो जाएगा। पूरे 30 प्रश्न हमने कराए, आपको हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक भी बताई जिसमें ट्रिक लग सकती थी। अब ये प्रीवियस ईयर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, कंटिन्यू हम आपको प्रीवियस उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।